हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 31। पाठ का नाम है सुब्रमण्यम भारती। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। सुब्रमण्यम का जन्म तमिलनाडु के शिवेरी गांव में सन 1882 ईस्वी को हुआ। इनके पिता चिन्नास्वामी तमिल भाषा के प्रकांड पंडित थे, जिनका एट्टमपुरम दरबार में मान था। यानी सुब्रमण्यम का जन्म तमिलनाडु में हुआ था 1882 को। इनके पिताजी जो कि तमिल भाषा के प्रकांड पंडित थे, उनका नाम था चिन्नास्वामी, जो कि ये एट्टमपुरम दरबार में इनका बहुत मान जान था। सुब्रमण्यम बचपन से ही कविता करने लगे थे। 11 वर्ष की अवस्था में इनकी काव्य प्रतिभा देखकर विद्वानों ने इन्हें भारती की उपाधि दी। यानी कि बचपन में तो इनका नाम सुब्रमण्यम था और ये बचपन में ही कविता लिखने लगे थे। लेकिन जब ये 11 वर्ष के हुए तब इन्होंने एक कविता लिखी और इनकी काव्य प्रतिभा को देखकर विद्वानों ने इन्हें भारती की उपाधि दी। तभी से ये सुब्रमण्यम भारती कहलाने लगे। 5 वर्ष की अवस्था में ही माँ के मरने पर दूसरी माँ ने इन्हें और इनकी बहन भागीरथी को माँ जैसा प्यार दिया। यानी कि इनके पिताजी ने 2 शादियाँ की थी। पहली माँ जो कि इनकी माँ थी, वो जब 5 वर्ष के थे तभी इनकी पहली माँ मर गई थी। तब इनकी दूसरी माँ ने इनकी और इनकी बहन भागीरथी को माँ जैसा प्यार दिया। पिता के मरने पर 14 वर्ष के बालक भारती के लिए परिवार चलाना दुरूह हो गया। यानी कि जब सुब्रमण्यम भारती 14 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का भी देहांत हो गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके सर पर आ गया। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये 14 वर्ष के थे, तो 14 वर्ष यानी अभी छोटे होंगे, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। निर्धनता की मार्मिक अनुभूति इनकी कविता धन की महिमा में व्यक्त हुई। भारती ने वाराणसी जाकर हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया। अंग्रेजी की शिक्षा पिता के समय में ही तिरुनेलवेली के स्कूल, जो कि अंग्रेजी स्कूल था, वहीं से इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की थी। और इन्होंने हिंदी संस्कृत का शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? तो वाराणसी से। और अंग्रेजी जब इनके पिताजी थे, यानी उनके देहांत के पहले ही एक अंग्रेजी स्कूल था जो कि तिरुनेलवेली में था, वहीं से इन्होंने प्राप्त की थी। हिंदी को ये देश की एकता के लिए सक्षम समझते थे। वाराणसी में इन्होंने काशी क्षेत्र तथा वहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया। 1 वर्ष के बाद ये फिर अपने गांव में आकर साहित्य साधनारत हो गए। इन्हें स्वच्छंदतावादी कविताएं पसंद थी। शैली के नाम पर इन्होंने अपना उपनाम शैलीदासन रख लिया था। इन्होंने अंग्रेजी कविताओं का तमिल में अनुवाद किया। भारती में मानवतावादी दृष्टिकोण प्रबल था। समाज की उन्नति के लिए ये आपसी मेलजोल जरूरी समझते थे। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ। इन्होंने तमिल वासियों को जागृत कर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। जैसा कि हमने पढ़ा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में, अर्थात ये तमिल थे। तो वहाँ के जो तमिल वासी थे, जो सुब्रमण्यम थे, उन्हें जागृत किया करते थे, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्हें प्रेरित किया करते थे। भारतीय शांति एवं अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त करना इनका अभीष्ट था। भारतीय स्वभाव से दानी थे। इनकी दानशीलता की अनेक कथाएं आज भी तमिलनाडु में प्रचलित हैं। भारतीय बच्चों से बहुत स्नेह करते थे और कभी कभी बच्चों जैसा आचरण भी करने लगते थे। पागल हाथी को गन्ना और नारियल खिलाते समय उसके धक्के से ये बेहोश हो गए। यानी कि जैसा कि ये बहुत ही दानवीर थे, इनके कहानियाँ, यानी कि इनकी दानशीलता की जो कहानियाँ हैं वो आज भी प्रचलित हैं कि कैसे ये दान किया करते थे। और ये बच्चों से भी बहुत
प्यार किया करते थे। और जब ये पागल हाथी को गन्ना और नारियल खिला रहे थे, उसी वक्त पागल हाथी ने इन्हें धक्का दे दिया और ये बेहोश हो गए। फिर इन्हें अस्पताल ले जाया गया। बीमार रहकर 12 दिसंबर 1922 ईस्वी को इनका निधन हो गया। भारतीय देश की एकता और अखंडता के पोषक थे। ये ऐसी स्वतंत्रता के पोषक थे जो एकता और समानता पर टिकी हो। इनकी कृतियों को तमिलनाडु सरकार ने भारतीय ग्रंथावली के अंतर्गत 3 खंडों में प्रकाशित किया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।